ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां राज्य कर्मचारियों ने दिया भाजपा सरकार को अल्टीमेटम। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां घोड़ा सहन में धूमधाम से मनाई गई कबीरदास की जयंती। और साथ ही बात करेंगे रामपुर की, जहां अदालत में हाजिर हुई जयप्रदा। चलिए फटाफट से चर्चा कर लेते हैं इन तमाम बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य के कर्मचारी अपनी तमाम मांगों को लेकर लामबंद नजर आए। बलिया कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में पहुंचे राज्य कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए चुनावी अल्टीमेटम भी दे दिया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदर्शन करने पहुंचे संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र पांडे ने कहा कि जो पार्टी पुरानी पेंशन अन्य मांगों को पूरा करने का वादा करेगी, हम वोट भी उसी को देंगे। योगेंद्र पांडे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बलिया शाखा का अध्यक्ष। हम लोग पुरानी पेंशन जो है बहाली के लिए कटनी छटनी जितना या आउटसोर्सिंग पे ठेके पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनको हटा के जो है नियमित कर्मचारी रखे जाएं और 8वां वेतन आयोग जो है गठन किया जाए, जिसका जो है नहीं तो परमानेंट जो है वेतन आयोग बना दिया जाए, जिससे कर्मचारियों को 5-6 साल पे जो लाभ मिलता है वो मिलता रहे। तमाम मांगे जो है हम लोगों की अधूरी हैं और वार्ता होने के बाद भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम लोग जो है आज सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, मांग नहीं पूरी हुई, तो जैसा प्रांत का निर्देश होगा हम लोग अगली कार्रवाई के लिए जिले के भर के कर्मचारी तो तैयार देंगे। विपक्ष की तरफ मूवमेंट करेंगे, दूसरे दल को वोट करने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए, तो बहुत दिन से कर्मचारी एकता के चल रहा है। कर्मचारी जो है हम लोग यही चाहेंगे कि जो है ओपीएस जो ओपीएस देगा, मतलब हमारी जो पुरानी पेंशन देगा उसी को हम जो है वोट करेंगे, उसी के साथ हम साथ। चुनावी घोषणा में जो पार्टी कहेगा कि राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे, आप उन लोगों के साथ। हाँ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इंसानियत और मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर जीवन व्यतीत करने वाले अच्छे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे हमारे सामने अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, जिन्होंने समाज को आईना दिखाते हुए एक अलग ही मिसाल पेश की है। ऐसे ही एक शख्स औराई विधायक, जिनका नाम दीनानाथ भास्कर है, जो गरीबों की मदद व सेवा करते हैं, साथ ही सेवा भाव के साथ मानवता को भी निभाते हैं। उन्होंने औराई विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण पेश किए, जिससे उनकी छवि अलग ही उभर कर सामने आई और वे जनता के प्यार, स्नेह, आशीर्वाद से औराई से दूसरी बार भाजपा से विधायक निर्वाचित हुए। औराई विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगाकर क्षेत्रवासियों के दिलों में अपनी अलग जगह बना ली है। आज इसी कड़ी में औराई विकासखंड क्षेत्र में 21 जगहों पर 5,39,99,000 रुपए लागत से बनने वाले कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर जनता को तोहफा दिया। विधायक औराई ने कहा कि जनता के रुझान पर कहा कि जहां जहां हम पहुंच रहे हैं, वहां की जनता कह रही है कि अब की बार 400 के पार। इस मौके पर नंदलाल पांडे, अंबुज मिश्रा, आशीष दुबे, गजेंद्र दुबे, विजय शंकर दुबे, अंकित मिश्रा, विद्याशंकर पांडे, विजय गौतम, महेंद्र दुबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। में डाल रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को स्वीकार किया, दोनों सदनों में पास कराया, राज्यसभा और लोकसभा में। और आज स्थिति है कि 33% बहनों को, माताओं को आरक्षण मिलेगा, लोकसभा में भी मिलेगा और विधानसभा में मिलेगा, विधान परिषद में मिलेगा और राज्यसभा में मिलेगा। और उसी के पैटर्न पर आपने देखा होगा कि जो लोकसभा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, महिलाओं की संख्या बीजेपी ने ज़्यादा उतारा है, क्योंकि हम जो है उनकी भागीदारी बिना आरक्षण लागू किए ही देना चाहते हैं। जब परिसीमन हो जाएगा लोकसभा का, विधानसभा का परिसीमन हो जाएगा, नए सिरे से महिलाओं के लिए सीट सुनिश्चित हो जाएगी, उसमें तो सभी पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी देना। लेकिन अभी लागू जब तक नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमारी पार्टी माताओं को, बहनों को आगे करके और राजनीति में ला रही है, ताकि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ सके। इसके बाद लोकार्पण का 22 कार्य रह गया है और एक कार्य जो है आपका
मंडी परिषद का रह गया है कल। वह जो है 1300 मीटर 45.45 लाख रुपए का स्वीकृत हुआ था और कार्य आधा हो गया है, केवल पेंटिंग बाकी है। फिर भी हम उसको शिलान्यास कर रहे हैं, अनावरण नहीं कर सकते नियमानुसार। विधायक जी जिस तरह भदोई से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर खास कबीर नगर में संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त बैंक कर्मी शिव बच्चन राम मुकुर व संचालन शिक्षक जयप्रकाश राम ने की। इस दौरान लोगों ने कबीर दास के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके जीवनों पर प्रकाश डालते उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। मौके पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के प्रदेश महासचिव विद्यानंद राम ने कहा कि संत कबीर ने जीवन पर्यंत समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। समाज में सद्भाव और भाईचारा स्थापित किया। संत कबीर का जीवन मानव जाति के लिए समर्पित था। वहीं मुखिया प्रतिनिधि उदय जायसवाल ने कहा कि संत कबीर ने सरल भाषा के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि संत कबीर, संत तुलसीदास, संत रविदास सहित कई संतों ने समाज को अज्ञानता से निकालकर लोगों को एक नई रोशनी देने का कार्य किया। संत कबीर दास के दोहों से प्रेरणा लेते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम को शिव बच्चन राम मुकुर, शिक्षक जयप्रकाश राम, मुन्ना राम आदि ने संबोधित किया। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मैंने आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम जो श्रीपुर गांव में हुआ है, सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। और ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के युग में भी जो लड़ाइयाँ सदगुरु रविदास ने लड़ी थी, आज उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत थी। उन्होंने समाज में जो असमानता थी, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो आज भी समाज में कहीं ना कहीं छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच है, जिसके कारण जो गरीब है, बहुजन समाज का लोग है, उस पर अत्याचार अनाचार होता है। तो सदगुरु रविदास जी के जयंती मनाने के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों में कि सदगुरु रविदास के आदर्शों पर चल के जो इस देश में आज भी आज़ादी के 76-77 बरस बीत जाने के बाद भी जो छुआछूत है उसको ख़त्म किया जाए। सरकार इस पर कड़ा कानून बनावे, जो भेदभाव है वो ख़त्म किया जाए, सबको सम्मान मिले। और दूसरा ये कि सदगुरु रविदास ने जो नशा का विरोध किया था, शराब का विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि शराब हमारे लोगों को सर्वनाश कर देता है। और उन्होंने शिक्षा पर बल दिया था, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने और लोकतंत्र की वकालत की थी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो मजबूत हो, सारा लोग पढ़े लिखे, सारा लोग नशा का विरोध करे, नशा पान छोड़ दे। और गरीबों से हम खास तौर पे आग्रह करेंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ावे, तब जा करके, और उनका गार्जियन जो नशा का पान करते हैं वो नशा के बदले दूध पिए और बच्चों के का शिक्षण सामग्री खरीदे। और दूसरा ये कि जो सदगुरु रविदास ने सपना देखा था भारत। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल की अदालत में हाजिर हुई। साथ ही उन्हें अदालत में अगली तारीख 22 मार्च को हाजिर होना है। आपको बताते चले कि आज आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में उनकी तारीख थी, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहते चुनाव लड़ रही थी। तभी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के 2 अलग अलग मामले उनके विरुद्ध दर्ज किए गए थे। आइए जानते हैं इस दौरान जयप्रदा और नीरज कुमार अभियोजन अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। आज जो बयान का जो हम कार्रवाई किए हैं, तो हमने बयान दिया और मैंने अदालत को ये भी अवगत करवाई, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। और अनजाने में अगर कोई फ़ोटो वीडियो किया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई कभी गलत काम नहीं की, तो आगे भी नहीं करूँ।
यही मैंने बताई और मैं कोर्ट को माननीय अदालत को मैंने धन्यवाद कहती हूँ। और मैं उनके आदेश के अनुसार आज 6 तारीख को आने का था, उपस्थित होना था, मैं हो गई। और मेरा जो काउंसल्स है, एडवोकेट्स हैं, मैं दोनों मेरे साथ हैं आज। एंड मैं सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ, आपको भी धन्यवाद। आपको मैं धन्यवाद कहती हूँ, आपने टाइम हमारे लिए दिया है। और जो कुछ भी मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ, ये सब जो है हमने अदालत में अपने बयान हो गया है, हो चुका है। और मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ कि हमने कभी अवॉइड करने के लिए कोशिश नहीं की, हमने भागने की कोई कोशिश नहीं की। तबीयत के वजह से, मैं बार बार कह रही हूँ, तबीयत के वजह से मैं आ नहीं पाई। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं पहुँच गई। तो आप कोर्ट ने आपको कितनी तारीख को बुलाया? अगली तारीख क्या? 22 तारीख बताया। मैम, आज मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा और के 2 मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन थे। एक मामला थाना कैमरी का था, एक थाना स्वार का था। ये दिनांक 4/3/2024 को माननीय न्यायालय में उपस्थित हुई थी। इनके कोर्ट ने NW और 82 की कार्रवाई इनके खिलाफ कर दी थी दोनों मुकदमों में। इस संबंध में 4 तारीख को आई थी, जिसमें कोर्ट ने आज की तारीख नियत की थी दोनों फाइलों में। तो आज जो स्वार वाला मामला था, ये आचार संहिता से संबंधित मामला था। इसमें इन्होंने सांसद रहते हुए लोकसभा प्रत्याशी थी उस समय, तो सड़क का उद्घाटन उन्होंने कर दिया था। तो उस सड़क के उद्घाटन के संबंध में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद मुकदमा चला कोर्ट में, और आज इनके बयान कोर्ट में 313 होने थे, तो 313 दर्ज कराने ये माननीय न्यायालय में उपस्थित हुई थी। 313 क्या है सर, ये होती है? ये जब साक्ष्य अभियोग का समाप्त हो जाता है, उसके बाद अभियुक्त के बयान कोर्ट में दर्ज होते हैं। उसमें इससे पूछा जाता है कि आपको जो गवाह ने बयान दिए हैं उसके संबंध में कुछ कहना है, क्या आप कोई अपनी तरफ से कोई एविडेंस प्रस्तुत करना चाहती हैं, और मुकदमा आपके खिलाफ क्यों चला, इस संबंध में उनके बयान दर्ज होते हैं। तो आज बयान दर्ज हो गए सर? हाँ, उनके बयान आज दर्ज हो गए हैं कोर्ट में। और तो दूसरे मामले में, कैमरी वाले मामले में सर? कैमरी वाले मामलों में अभी फाइल अभी साक्ष्य में चल रही है, उसमें अभी की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना है। वो भी आचार संहिता से उल्लंघन? हाँ, वो भी आचार संहिता से संबंधित है। अब इसमें कौन सी तारीख पड़ी है? दोनों में पड़ रही है 22 मार्च 2024। 22 मार्च। तो अब क्या सर लग रहा है कि कोर्ट में क्या एक मामले में 313 हुई है, क्या उस मामले में फैसला नज़दीक आने वाला है, क्या अभी टाइम लगेगा साहब? वैसे तो नज़दीक आने वाला है, लेकिन इनके द्वारा कहा गया है कि मैं सफाई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करूंगी, अपनी तरफ से एविडेंस दूंगी। तो इनके एविडेंस जब कोर्ट में रिकॉर्ड हो जाएंगे, उसी के बाद बहस होगी, उसके बाद निर्णय आएगा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर संभाजी नगर से है, जहां प्रदेश सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार को हर साल एक साड़ी मुफ्त में देने के लिए कैप्टिव मार्केट योजना शुरू करने के लिए मंजूरी दी है, जिसके चलते इस योजना के तहत बुधवार को फुलंबरी तहसील के बाबरा में लाभार्थियों को मुफ्त में साड़ियां वितरित की गई। साथ ही राज्य की सरकारी राशन दुकानों पर लाभार्थियों को साड़ी वितरित किया जा रहा है। सरकार की ओर से निश्चित किए गए त्योहार के मौके पर अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार को प्रतिवर्ष एक साड़ी मुफ्त में दी जाएगी। ये योजना साल 2023 से 2028 तक 5 सालों के लिए लागू की गई है। शुक्रवार को प्रदेश के वस्त्रोद्योग विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे पीले राशन कार्ड जीवन यापन करने वाले परिवारों को अंत्योदय खाद्य योजना परिवार समूह में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिबले की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल कराए जाने के दृष्टिगत एसएसपी एटा राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बल आईटीबीपी के साथ थाना पिलुआ के ग्राम दरबपुर बरई, गुलाबपुर, भदवा, नंगला गुलर, कस्बा पिलुआ, मुखरना तथा थाना मारहरा के ग्राम नंगला पड़सी, मेहनी सौरा, ओरनी, हिम्मतपुर, काकामई, गोकनी, नंगला मुहारा व कस्बा मारहरा में फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। चौपारण हजारीबाग झारखंड बिहार बॉर्डर चोरदाहा के विभिन्न जंगली क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लगे पोस्ते की खेत से इन दिनों बड़ी मात्रा में अफीम निकल रही है। इन दिनों भारी मात्रा में अफीम जीटी रोड के माध्यम से बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों के विभिन्न शहरों तक तस्करों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वैसे भी चौपारण को उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाने लगा है। शाम होते ही चौपारण के मोड़ों पर कई युवक आपको नजर आ जाएंगे।
पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बरही की तरफ से किसी वाहन से कुछ व्यक्ति अवैध रूप से अफीम लेकर तस्करी करने के लिए चौपारण होते हुए बिहार की ओर जा रहे हैं। सूचना के आलोक में त्वरित कार्यवाही करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर चोरदाहा चेकपोस्ट पर उक्त वाहन की जांच की गई। जांच के क्रम में मोटरसाइकिल की डिक्की में रखा 3.100 किलोग्राम अफीम पाया गया, जिसे विधिवत जब्ती सूचना बनाकर जब्त किया गया। डीएसपी नौशाद आलम ने कहा कि अवैध तस्करी पर अंकुश लगेगा। वहीं चौपारण थाना प्रभारी दीपक सिंह ने कहा कि क्षेत्र को अपराध मुक्त करना ही मेरा मकसद है और हर दिन छापेमारी अभियान चलती रहेगी और अफीम तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। की तरफ अवैध अफीम की तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के आलोक में मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल गठित हुआ था। उसमें चौपारण थाना प्रभारी थे एवं अन्य सशस्त्र बल के जवान एवं पदाधिकारी थे। इसी क्रम में चोरदाहा चेक पोस्ट पे गहन वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल आया और उसको रोक के जब चेक किया गया तो उसमें से तकरीबन 3 किलो 100 ग्राम अफीम मिला। उस अफीम को घटनास्थल पर जब्त किया गया। जब्त करते हुए अफीम तस्करी करने वाले व्यक्ति की पहचान की गई, जिसका नाम फागू मुंडा है। उसको वहीं गिरफ्तार किया गया एवं आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। क्या सुराग लगा है सर, और कितने दिन से ही कर रहा था और इसके गेम में क्या है? इस संबंध में बृहद तरीके से अनुसंधान की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे आपसे साझा किया जाएगा। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हाथरस जिले में 8 मार्च को फागुन मास महाशिवरात्रि पर्व व कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत की गई तैयारियों के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा कावड़ यात्रियों की धार्मिक यात्रा को सकुशल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं, जिससे कि कांवरियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में कांवड़ यात्रियों के आगमन के दृष्टिगत पूरे कांवड़ मार्ग को जनपद हाथरस में 4 सुपर जोन, 13 जोन और 45 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सुपर जोन का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, जोन का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी और सेक्टर्स का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, जो कि निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। भारी वाहनों का डाइवर्जन किया गया है। इसमें कासगंज और मथुरा की तरफ कोई भी भारी वाहन नहीं जाने दिया जाएगा। रोडवेज की बसों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एआरएम रोडवेज से संपर्क किया गया है। जगह जगह पर रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीआरपी और आरपीएफ से संपर्क किया गया है। कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों की बैठक कर एक समन्वय बैठक कर ली गई है और यात्रा मार्ग में मीट की दुकानें और अंडे की दुकानों को भी नियंत्रित किया गया है। यात्रा मार्ग में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शिविरों के आसपास फायर टेंडर का डिप्लॉयमेंट किया गया है और इसके अतिरिक्त पुलिस बल को रिजर्व फोर्स के रूप में भी रखा गया है। धन्यवाद। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ बकानी अध्यक्ष रामबाबू पाटीदार के नेतृत्व में क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने आज तहसील परिसर में प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार योगेंद्र यादव को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि 1 मार्च को बकानी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ये मौसम बरसात की वजह से किसानों की कटी पड़ी फसलें ओलावृष्टि व पानी से खराब हो गई, जिनका उचित सर्वे करवाकर क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं आदान अनुदान के तहत मुआवजा राशि दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि अभी भी किसानों को नहीं मिली, जिसे तत्काल समाधान की अपेक्षा करते हैं। आपदा प्रबंधन राहत कोष से मिलने वाला मुआवजा क्षेत्र के किसानों को नहीं मिला, जिसको तत्काल राहत प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट बंद होने से बहुत सारे किसान परेशान हैं एवं त्रुटिवश बहुत सारे किसानों को नहीं मिल पा रहे। इसका समाधान करवाया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण करवाया जाए। समर्थन मूल्य के तोल काटे प्रत्येक सहकारी समिति के माध्यम से खरीदा जाए एवं राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, उसको क्रियान्वित किया जाए।
7 बकानी कृषि उपज मंडी को स्वतंत्र मंडी का दर्जा एवं टीन शेड लगाया जाए, गुरुकुल में महाविद्यालय खोला जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के रांगा थाना अंतर्गत राजमहल 3 पहाड़ रोड जाने के क्रम में शर्मापुर मोड़ के पास पूर्व से अवैध शराब तस्कर अरविंद कुमार के घर से 606 पेटी अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख रुपए का माल बरामद किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामुदा को गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही डीएसपी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और बंद पड़े घर अवैध शराब को जब्त कर रांगा थाना ले गए। कुछ ही दिन पूर्व में अरविंद कुमार को पुलिस अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने दल बल के साथ काफी सशक्त नजर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के साहिबगंज के निर्देश अनुसार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। उसी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जगह अवैध शराब डंप किया हुआ है। उसकी सूचना के सत्यापन में हमारी पुलिस टीम द्वारा गई तो एक बंद कमरे में ताला बंद कमरे मिला, जिसमें उसको जब हम लोग पहुँचे तो उसको तोड़वाया गया तो उसमें करीब 606 पेटी अवैध शराब की पेटी बरामद हुआ, जिसमें 15,408 बोतल बरामद। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।